Good morning students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next part of chapter chemical kinetics. Okay, और इस चैप्टर में हम इससे पहले 3 लेक्चर्स देख चुके हैं, तो यह है आज का 4th लेक्चर और क्लास 12th NCERT साइंस NCERT केमिस्ट्री. ठीक है, तो इससे पहले जो हम पुराने जो 3 लेक्चर्स देख चुके हैं उनके लिए अगर आप देखना चाहें मीन्स रिवीजन पर्पस के लिए और नई स्टार्टिंग के लिए, देन यू कैन सी, यू कैन वॉच, यू कैन क्लिक ऑन आई बटन. ठीक है, चलिए. तो इससे पहले हमने जो चैप्टर ये जो लेक्चर है उसमें हमने बात की है रेट लॉ की हमने बात की है, और इस रेट लॉ को हम रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, और इसी को हम रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन. तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो था रेट कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय के. ठीक है, देखिए एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, CBSE में भी पूछा जाता है, और आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं लाइक नीट है, JEE है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स जहाँ पर केमिस्ट्री एक सिलेबस है उसका एक पार्ट होता है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर एक इन्फॉर्मेशन दे देगा और उस इक्वेशन के अंदर आपको रेट की कांस्टेंट की जो यूनिट होती है जो रेट इक्वेशन होता है जो रेट इक्वेशन होता है रेट लॉ जो होता है उसकी आपको एक इक्वेशन देगा. ठीक है, एंड देन द सिंपल क्वेश्चन इज आस्क्ड देन दैट व्हाट इज द यूनिट ऑफ के. तो विद द हेल्प ऑफ के यू कैन फाइंड आउट हाउ सी द यूनिट ऑफ के इज डिटरमाइंड बाय concentration power 1 minus n and then time inverse. This was the formula, or this was the hint which can be used for finding the equilibrium constant. Okay, so here now if we are talking about zero order reaction, then for zero order reaction the value of n is equal to 0, and if you put the value of n in this above expression, then the concentration unit of constant unit is equal to mol per liter, and the unit 1 minus n 0, and then time inverse. The unit of time is always minus, means that is -1. Okay, so here it becomes mol liter 1, that is liter inverse, and time inverse. Okay, and the time can be taken as mol liter inverse second inverse. Okay, so this is the unit of rate constant for first zero order reaction. Likewise you can also calculate the reaction the units of constants for other order of reactions like first order reaction, second order reaction, or any fraction of order. Okay, now today we are starting the new chapter in a new topic, that is molecularity. Now molecularity and order of reaction, actually there is a very little difference between molecularity and order of reaction. When we are talking about order of reaction, already we have discussed that order of reactions is the sum of powers of concentrations of reactants in the rate equation. Sum of powers of reactants concentrations of reactants in the rate equation, that is called order of reaction. Okay, so here in this case the order of reaction is equal to x plus y. Okay, so this x plus y can be used for order of reaction. Now for molecularity, what is the meaning of molecularity? See, if we go for definition, the simple definition is the number of reacting species. रिएक्टिंग स्पीसीज क्या हो सकती है? एटम भी हो सकता है,
मीन्स एटम्स हो सकता है, कभी कभी मॉलिक्यूल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, और आयंस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये किसी रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली कुछ ऐसी बातें हैं। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच आर पार्टिसिपेटिंग, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विच आर पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ये कंडीशन क्या है इसकी, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर बात करेंगे इसकी हम। दिस इज टू बी कैलकुलेटेड इन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टिंग स्पीसीज की जो नंबर होती है उसको ही हम मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी रिएक्शंस कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। देखिए अगर किसी रिएक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उस रिएक्शन को हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल लुक हियर, यूनि का मतलब क्या होता है, वन होता है सिंपली। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल, कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए जिसके अंदर एक ही रिएक्टेंट हो, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और इसको मैंने हीट किया। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड अपॉन देन इट बिकम्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस, CO2 गैस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज पार्टिसिपेटिंग इज 1। ठीक है, और ये इसका एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, जो एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है, एक से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है। ठीक है, इन द सेम वे अमोनियम नाइट्रेट का अगर आप डिकम्पोजिशन करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अमोनिया बनेगा NH3 और इसके साथ में क्या निकलेगा, HNO3 एसिड बनेगा, अमोनिया और HNO3 एसिड बनेगा। तो ये रिएक्शन भी क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जांपल है। इन नेक्स्ट वन अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट दैट इज NH4NO2, NH4NO2। और जब इसको आप यूज़ करते हैं तो जो रिएक्शन बनती है उसके अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स आउट होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आउट होंगे। ठीक है, बैलेंस करके देखना है आपको हमेशा। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वही क्या है, इसका मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल में आपका जो ये फर्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन है, मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज 1 है तो 1 होगा। अमोनियम नाइट्रेट मॉलिक्यूलर स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज जो है अमोनियम नाइट्रेट है और इसका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 1 है, दैट इज ऑल्सो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट के इसमें भी रिएक्टिंग स्पीसीज 1 है, इसलिए इसका भी क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सिंपल, बाई का मतलब 2 होता है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मीन्स ए रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, ए रिएक्शन इन विच 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, कॉलिशन होता है। कॉलिशन का मतलब क्या होता है, टक्कर, आपस में टकराते हैं। ठीक है, और इनमें जब टक्कर होती है तो फिर जो प्रोडक्ट है वो उसका फॉर्मेशन होता है, वो बाद की बात है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसमें आपका, इसका एग्जाम्पल 2HI गिव्स H2 प्लस I2, H2 प्लस I2, 2HI गिव्स H2 प्लस I2, यानी कि HI जो है, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 हैं, इक्वेशन भी बैलेंस हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इस इक्वेशन के अंदर जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 होगी। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई मॉलिक्यूलर 3 होंगे। ट्राई मॉलिक्यूलर में क्या होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। 3 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, एक ही
रिएक्टिंग स्पीसीज हो या एक ही रिएक्टेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मोर देन वन रिएक्टेंट, मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मॉलिक्युलरिटी के केस में आपको सिर्फ एक ही यूनिट मीन्स सिंगल टाइप ऑफ रिएक्टेंट हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ एग्जांपल देखा, इसमें भी एक ही है, ठीक है, इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, तो ऐसा नहीं है। बायोमोलिकुलर में कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हम बात करते हैं कि इसके आगे की बात क्या, बायोमोलिकुलर के बाद ट्राईमोलिकुलर, ट्राईमोलिकुलर के बाद में जो है और भी कंडीशन हो सकती है, ट्राई और टर, ट्राई को टर मोलिकुलर भी बोलते हैं, टर्शरी से जो लिया हुआ है वर्ड टर मोलिकुलर रिएक्शन। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में क्या होती है, कॉलिशन होती है और उसके बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसके आगे की बात करें कि 3 से ज़्यादा रिएक्टिंग स्पीसीज अगर हो तो एक प्रोबेबिलिटी जो होती है, एक संभावना जो होती है कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिशन हो, और फिर वो कॉलिशन कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव कॉलिशन होनी चाहिए। अगर इफेक्टिव कॉलिशन नहीं है, इफ़ देयर इज नो इफेक्टिव कॉलिशन, then the product will not be formed as the product will not be formed, ठीक है। तो 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच कॉलिशन होना और उसके बाद में प्रोडक्ट बनना, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। एक बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर देखिए, ये ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल आप अपने बुक से देख सकते हैं। KClO3 है, और इस KClO3 की रिएक्शन जो है हम आयरन सल्फेट दैट इज FeSO4 के साथ करा रहे हैं, और साथ में H2SO4 भी यूज़ करते हैं। ये एक रिएक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ KCl दैट इज़ पोटेशियम क्लोराइड, एंड देन FeSO4। FeSO4 क्या होता है, Fe2SO4 ऑल थ्राइस, एंड प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर, जो तो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। KCl कितना है, 1 है, इधर ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, ठीक है। KCl के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो ठीक है, और आयरन के मॉलिक्यूल्स 3 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 × 2 6 हो गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, तो देखिए 1 + 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 10। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली अगर इसकी बात करें तो इस रिएक्शन के लिए तो मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू 10 आनी चाहिए, तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल, करेक्ट। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हो, उसके लिए अगर आप मॉलिक्युलरिटी की बात करेंगे तो वहाँ पर फिर आपको कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकली जब इस रिएक्शन की बात करते हैं, प्रैक्टिकली जब इस रिएक्शन के लिए बात करते हैं तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना होता है, 2 होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू 2, यानी सोचिए जहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनमें से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स मीन्स 2 ही जो हैं स्पीसीज है वो आपका रेट एक्सप्रेशन जो है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या उसका एक पार्ट होते हैं। तो इसका मतलब कि ये रिएक्शन जैसी आपको दिख रही है वैसी रिएक्शन नहीं होती है। ये रिएक्शन जैसी आपको दिख रही है वैसी ये रिएक्शन नहीं होती है, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन का मीनिंग क्या हो गया, एक ऐसा रिएक्शन जो कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है, एक ऐसा रिएक्शन जो कई स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो अब इतने सारी अगर इसमें स्टेप्स होगी तो उन स्टेप्स में कौन सी स्टेप को हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए या उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन से स्टेप को यूज़ करें हम, ठीक है, कौन से स्टेप को यूज़ करें हम। तो वो जो स्टेप होता है
जो हम डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करेंगे, दैट स्टेप that is to be used for determining the rate of the reaction, that is called RDS, that is called RDS। R का मतलब rate, D का मतलब determining, rate determining MINING, छोटा कैसे हो गया इसलिए, rate determining step, और इसको ही हम बोलते हैं RDS। तो ये आपको याद रखना है कि RDS का मीनिंग क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब देखिए शुरू में हमने एक सिंपल सा एक क्लासिफिकेशन देखा था कि कुछ रिएक्शंस जो होती है जो बहुत फास्टली कंप्लीट हो जाती है, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगाती है। ठीक है, यानी हमने फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होती है उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है, बहुत सारी स्टेप्स में होती है। ठीक है, कोई किसी का स्पीड या रेट अलग होगा, किसी का रेट अलग होगा, तो इन सभी में से कौन सी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। देखिए एक सिंपल सा जनरल जो है कॉमन एग्जांपल है, रियल लाइफ का एग्जांपल है, रिले रेस जो होती है, सभी ने देखा होगा रिले रेस। रिले रेस जो होती है उसके अंदर 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मान लीजिए उसमें 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, 4 रनर्स हैं। ठीक है, 4 लोग हैं जो दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई टीम है, एक टीम है जिसके रिले रेस पार्टिसिपेट कर रही है, ओके, और उस टीम के अंदर 4 खिलाड़ी हैं, 4 प्लेयर हैं, 4 रेसर हैं जो रेस करेंगे, दौड़ेंगे। अब ये जो रेस है वो कौन सी टीम जीतेगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये रेस किस खिलाड़ी पे डिपेंड करेगा। तो देखिए 4 लोग अगर मान लीजिए चारों इक्वल दौड़ने वाले हैं, चारों का स्ट्रेंथ इक्वल है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो किसी एक को हम मान लेंगे कि हाँ वही रेट है, वही डिटरमाइनिंग कर रहा है। लेकिन अगर 3 अच्छे दौड़ने वाले और एक स्लो है, तो वो जो स्लो वाला है वो डिसाइड करेगा कि रेस कौन जीतेगा। वो जो स्लो रनर है वो डिसाइड करेगा कि इस रिएक्शन को या इस रेस को कौन जीतेगा। तो ऐसे ही अगर किसी रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स है, इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स की बात करते हैं, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करते हैं, तो हमेशा जो स्लो स्टेप होती है, जो स्लोएस्ट स्टेप होती है, दैट इज़ कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, इसको हम लर्न करते हैं एक एग्जांपल से, H2O2 का डीकम्पोजिशन। यस, सो मॉलिक्युलरिटी को हम एक एग्जांपल की हेल्प से क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये है आपका H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और इसका डीकम्पोजिशन होता है वाटर एंड ऑक्सीजन में। इसके 2 मॉलिक्यूल्स अगर आप यूज़ करते हैं तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, और ये जो रिएक्शन होता है ये एल्कलाइन मीडियम में होता है। एल्कलाइन मीडियम का मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम में। और किसके प्रेजेंस में होता है, आयन जो है, आयन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए जब आप रेट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो प्रैक्टिकली जो इसको लिए फाइंड आउट हुआ, तो वो फाइंड आउट कितना हुआ, DH2O2 डिवाइडेड बाई dt, एंड DH2O2 अपॉन dt जो है उसका जो वैल्यू है वो कितना आता है इसके लिए, -K H2O2 एंड I माइनस। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो रेट इक्वेशन है इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर है वो 1 है, 1 and 1 है। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को हम बात करें H2O2 के रेस्पेक्ट में बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, और I माइनस के रेस्पेक्ट में बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट एंड फर्स्ट यानी कि 1 और 1 2 मिलकर 2 हो गया, तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हो गया
2। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन की बात करें तो आपको ऐसा लगता है कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इट इज़ टेकिंग प्लेस, इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन, इट इज़ हैपनिंग इन वन स्टेप। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। दिस रिएक्शंस कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये जो H2I2 है, H2O2 जो है, ये I माइनस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है इसका। तो H2O2 का क्या होता है, H2O2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक ऑक्सीजन यहाँ से हट जाता है, तो एक ऑक्सीजन हट जाएगा तो ये बन जाएगा H2O। और I माइनस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो IO माइनस है, ये IO माइनस नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है, कौन सा मॉलिक्यूल, H2O2 का नेक्स्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं ना, तो एक मॉलिक्यूल फर्स्ट स्टेप में काम आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल सेकंड स्टेप में काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो रिएक्शन में देखिए, फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रोडक्ट क्या बना, फर्स्ट स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल बना और IO माइनस बना। ये जो IO फर्स्ट स्टेप में जो बना, ये सेकेंड स्टेप में यूज़ होता है, सेकेंड स्टेप में ये कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, और ये बनाता है आपका H2O प्लस I माइनस प्लस O2, ठीक है। अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्या होगा, ये स्पीसीज और ये स्पीसीज कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन यही बन जाएगा आपका, ठीक है। H2O2 के 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं आयोडाइड आयन के प्रेजेंस में, और बनता है क्या, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, एक ये रहा, और ऑक्सीजन का प्रोडक्ट एक मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज है जो हमें स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 दोनों में दिखाई दे रही है, ये फाइनल स्टेप में या फाइनल जो हमारा रिएक्शन जो है उसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका मतलब ये स्टेप, ये जो स्पीसीज है इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। क्या बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट स्पीसीज। और ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज होती है, इनका जो लाइफ होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम, 10⁻⁸ सेकेंड बनती है और तुरंत ख़त्म भी हो जाती है। तो इसलिए इनको आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है। तो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो इंटरमीडिएट होता है वही क्या करता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो रिएक्शन स्पीसीज होती है वही क्या करता है, किसी रिएक्शन का रेट इक्वेशन जो है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको डिटरमाइन करता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कौन सी रिएक्शन है जिसके अंदर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर तो इंटरमीडिएट कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो जिस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट बनता है, ध्यान से सुनना, जिस रिएक्शन में स्टार्टिंग से देखते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब एक ऐसा रिएक्शन जो मल्टी स्टेप्स होता है, मल्टी स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है। तो अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो मॉलिक्युलरिटी होता है वो हम रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि यस इसका मॉलिक्युलरिटी इतना है, ठीक है। लेकिन उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम किसी रिएक्शन को देखकर सिंपली बाय लुकिंग ऑन द रिएक्शन हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें उसका मैकेनिज्म देखना पड़ता है। तो ये है इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म। दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन 2 स्टेप्स, ओके। इन द फर्स्ट स्टेप H2O2 I माइनस के साथ रिएक्शन करता है, H2O प्लस एक स्पीसीज बनता है विद वेरी शॉर्ट लाइफ। ये स्पीसीज जो है वो सेकंड स्टेप में, सेकंड रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है और यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज है जो कि किसी रिएक्शन के अंदर बनती है, किसी रिएक्शन के अंदर बनती है बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही वेरी लेस टाइम के लिए, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। और ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज जिस स्टेप में बनती है वही स्टेप जो होती है वो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे यहाँ पर उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी डिसाइड होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इस रिएक्शन में
एक H2O2 का मॉलिक्यूल है और एक I- का मॉलिक्यूल है। जब हमने इसका रेट लिखा था तो उस रिएक्शन की जो रेट है उसमें हमने देखा था यहाँ पर ये है इसका रेट इक्वेशन। तो इसमें कितने रिएक्टिंग स्पीसीज है, 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है, एक की पावर 1 है, दूसरे की पावर भी 1 है। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है 2 है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इजी भी है। हालांकि कुछ इजी जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि डिफरेंस बताना होता है आपको, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी, ये आपको क्वेश्चन है। इसके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, CBSE एग्ज़ाम में, और या फिर जो थियोरेटिकल एग्ज़ाम जहाँ पे भी होती है। तो इसलिए इसको आपको याद करना है, लर्न करना है। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप स्टेटमेंट वाइज लिखिए, जब भी आप स्टेटमेंट वाइज लिखिए तो जो फर्स्ट जिसमें दिया है, जैसे इसकी बात करें फर्स्ट में और फिर दूसरा है, तो डिफरेंस बताते इसमें भी आंसर राइटिंग में देखिए CBSE में मार्क्स कैसे ऑब्टेन करें, हाउ टू गेट मार्क्स, ये इजी है। कैसे आंसर लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। हाउ टू गेट मोर मार्क्स, अब मोर मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, ये ऐसे मार्क्स होते हैं जो आपको एग्जामिनर से, जो आपका एग्ज़ाम की कॉपी चेक करता है, उससे आपको छीनना पड़ता है। ठीक है, उसको कैसे मजबूर करें, तो देखिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है व्हाइल यू आर राइटिंग द आंसर्स। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी। इसके अंदर पहले इसकी बात कर रहा है, फिर इसकी बात कर रहा है, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉलिक्युलरिटी के बारे में पहले बताते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बाद में बताते हैं। ठीक है, आंसर तो सही है उनका लॉजिकली, और कैसे भी देख लीजिए आंसर तो उनका सही है, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है। सिस्टमेटिक नहीं है तो एग्जामिनर यहाँ पर मार्क्स काट सकता है। ठीक है, क्योंकि पहले इसकी बात की है फिर इसकी बात की है। तो जब भी आप आंसर, तो जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन हो, दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस व्हेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिफरेंस। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले लिखना है और मॉलिक्युलरिटी बाद में लिखना है, और दोनों को बीच में व्हाइल या वेदर से कनेक्ट करना है। यहाँ पर दोनों के बीच में कनेक्ट करने के लिए आपको व्हाइल यूज़ करना है या वेदर यूज़ करना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक तो तरीका हो गया स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफरेंस लिखना, एक दूसरा तरीका होता है टेबल बना के लिखना। एक सिंपल सा टेबल बना दिया और उस टेबल में लिख दिया। अब टेबल में भी सेम मिस्टेक आप कर सकते हो। यहाँ पे तो पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्युलरिटी, ये सीक्वेंस है, आपने यहाँ पे लिख दिया मॉलिक्युलरिटी पहले और फिर यहाँ पर आपने लिखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, गलत हो जाएगा। आंसर सही है लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है, तो एग्जामिनर का ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपको मार्क्स कम कर सकता है, आपके मार्क्स कट कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें, स्पेशली फॉर CBSE एग्ज़ाम। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको पता करना है। 3 डिफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, और वो जो तीनों डिफरेंस है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको लर्न कीजिए अच्छे से। लर्न क्या करना है, सिंपल सा है, रटना है उनको। ठीक है ना, रटने के बाद में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन रटने के लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि रटते कैसे हैं, पहले उसको अंडरस्टैंडिंग, उसको समझो पहले, और उसके बाद में उसको रटना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मॉलिक्युलरिटी हो गया आज का टॉपिक हमारा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक, और ये जो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक है ये इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी रिसेंटली जो नीट 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, नीट 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन आया था, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें से। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।